कल चाहिए कल चाहिए कल चाहिए। एग्जाम में एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर आपको 6 मार्क्स कटवाने हैं इस चैप्टर से तो आप जल्दी से इस वीडियो को बंद कीजिए और आप जाइए अपना कुछ और काम कीजिए। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसमें हम ना मेन पॉइंट्स देखेंगे, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं और कुछ कॉन्सेप्ट जो इसमें कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। तो पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हुआ था, जबकि व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट क्या होता है, दूध व्हाइट होता है, मिल्क, तो इंक्रीज करता है मिल्क प्रोडक्शन को। अब देखते हैं क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं। क्रॉप्स जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं सीरियल्स, सीरियल्स यानी जितने भी अनाज है जो हम खाते हैं, यानी कि हम रोटी खाते हैं तो रोटी किसका बना होता है, गेहूं का, तो वीट उसमें आ गया, तो वीट अनाज है। राइस भी अनाज है क्योंकि हम अनाज खा रहे हैं। मेज, मक्का भी अनाज है, बार्ले भी अनाज है। जो सीड्स जो होते हैं वो भी क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि ऑयल सीड होगा, नट्स होगा, ये सब। पल्सेस, पल्सेस यानी ग्राम और पी अरहर, ये इसका एग्जांपल है। वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स को तो आप जानते ही है। वेजिटेबल यानी सब्जियां, स्पाइसेस यानी मसाले, फ्रूट्स यानी जितने भी फ्रूट आते हैं सारे के सारे। फॉडर क्रॉप्स कौन से होते हैं, वो वाले क्रॉप जो कि कैटल्स को या फिर जो गाय भैंसों को चारा के रूप में दिया जाता है। फॉडर यानी चारा होता है, उसे हम कहते हैं फॉडर क्रॉप्स। जैसे इसका एग्जांपल है ओट्स और सोरगम, ये इसका एग्जांपल है। आपको ना इन सबके एग्जांपल्स याद रखने हैं। देन उसके बाद आता है क्रॉप सीजन। तो क्रॉप सीजन दो तरह के होते हैं, एक तो खरीफ सीजन और एक रबी सीजन। खरीफ सीजन जो है उसको हम समर सीजन, समर क्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि वो समर सीजन में होता है, वो जून से अक्टूबर तक होता है इसलिए। जबकि रबी वाला जो है वो नवंबर से अप्रैल यानी ठंड के टाइम होता है, जिसे विंटर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं या विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, विंटर क्रॉप्स कहते हैं इसको। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, खरीफ का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, काला चना, हरा चना, पिजन पी, राइस। जो चावल है वो खरीफ है, चावल खरीफ है। पैडी, सोयाबीन, ये खरीफ का एग्जांपल है। रबी का एग्जांपल है वीट, ग्राम यानी चना, पीस और मस्टर्ड और लीन सीड, ये सब इसका एग्जांपल है। किसी भी क्रॉप को, अगर क्रॉप की यील्ड को हमें बढ़ाना है, क्रॉप की यील्ड यानी कि हमें क्रॉप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, यानी कि खेती अच्छे से हो पाए, तो उसके लिए क्या तरीका है, 3 तरीके हैं। या तो हम उसकी वैरायटी को बढ़ा सकते हैं, 3 अप्रोच है बेसिकली। या तो उसकी वैरायटी को बढ़ा सकते हैं, क्रॉप की वैरायटी को बढ़ा सकते हैं, या क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, वैरायटी का मतलब होता है कि कितने तरह के अलग अलग क्रॉप्स है, जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना अच्छा होगा उस फील्ड के लिए। या तो उसकी वैरायटी बढ़ाए या उसका प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज कर दे हम, या उसको हम प्रोटेक्ट करें। किससे प्रोटेक्ट करें, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना होता है। कोई ऐसा ना हो कि कोई फालतू के कीड़े वगैरह आके, हमने कोई इतना अच्छा फसल उगाया और उसको कीड़े खा गए, तो उससे बचाने के लिए 3 अप्रोचेस है, वैरायटी, प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन। तीनों अप्रोच हमें पता होनी चाहिए। अब पहले देखते हैं कि क्रॉप्स की वैरायटी कैसे बढ़ाएं। अगर किसी भी क्रॉप्स की इंप्रूव करनी है वैरायटी को तो क्या करें, हम हायर यील्ड को ला सकते हैं, यानी कि अलग अलग यील्ड बना सकते हैं। यील्ड यानी कि अलग अलग वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं हम। बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस जो होते हैं, बायोटिक यानी कि जो भी स्ट्रेस यानी जो भी रेसिस्टेंस आता है, यानी कि बायोटिक स्ट्रेस यानी कि जैसे वैरायटी है कुछ, तो बायोटिक में आता है इंसेक्ट और ये सब। ऐसा ना हो कि फालतू की चीजें ये सब क्रॉप्स को खा जाए। ए बायोटिक में जैसे कि विंड वगैरह सब, ऐसा ना हो तेज हवा चले और सारा का सारा बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाइडर अडेप्टिबिलिटी यानी कि वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जिसकी अडेप्टिबिलिटी वाइड होनी चाहिए, यानी गर्मी में भी पक जाए और ठंड में भी पक जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए राइस है, तो राइस की ऐसी वैरायटी ज्यादा अच्छी होगी जो गर्मी और सर्दी दोनों में पके, क्योंकि राइस की डिमांड बहुत ज्यादा है हमारे देश में। ठीक है, तो नंबर 5, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। डिजायर्ड जैसे कि जो ट्रेड चाहिए, जैसे कि चावल में जो अमीनो एसिड चाहिए या फिर जो चीजें चाहिए चावल के अंदर, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसमें होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है वैरायटी को इंप्रूव कर दिया। अब प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन की बात करने के दौरान हमें 3 प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती है इसमें, यानी 3 काम इन्वॉल्व होते हैं। एक तो हमें न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करना होता है कि भाई जो सॉइल है, एयर है, वाटर है, जो भी चीज हम दे रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट है भी या नहीं है, वो उसका मैनेजमेंट करना होता है। दूसरा, हमें इरिगेशन को देखना होता है कि सिंचाई कहाँ से करें, सिंचाई यानी खेतों में पानी कहाँ से दे, इरिगेशन कैसे करें। और हमें क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में बताना चाहिए कि कब कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, किसके बाद कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए। क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, अलग अलग पैटर्न में किस पैटर्न में क्रॉप्स को उगाना चाहिए, सब पता होना चाहिए। तो अब हम एक एक करके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम देखेंगे न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं। तो एयर से जो हमें है वो कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, वाटर से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। सोइल में ना 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब जो ज्यादा चाहिए और माइक्रो मतलब वो जो कम चाहिए।
तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको याद रखना है एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। बाकी जो बच गया वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, ये आपको याद रखना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, इसमें आता है फेरस, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन इसमें आता है, तो ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक होता है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है। और ऑर्गेनिक मतलब होता है कि नेचुरल सब्सटेंसेस से इसे निकाला जाता है, डेड ऑफ प्लांट्स, एनिमल से, जबकि फर्टिलाइजर को केमिकल, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मैन्योर्स जो होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होता है, जबकि फर्टिलाइजर में ज्यादा होता है, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है। मैन्योर जो रूरल होम्स में बनाया जाता है, यानी कि गांव वगैरह एरिया में बनाया जाता है, इसलिए सस्ता होता है। काव डंग वगैरह इन सबसे बना दिया, इसलिए सस्ता होता है, चिप होता है। जबकि फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है और ये एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है। ये जो मैन्योर्स होते हैं वो स्लोली एब्जॉर्ब, प्लांट है ना जो इसको स्लोली एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये जो मैन्योर होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं है जल्दी। अब जल्दी नहीं घुलेगा तो एब्जॉर्ब कैसे हो पाएगा जल्दी, इसीलिए तो फर्टिलाइजर जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होता है। मैन्योर्स जो होते हैं वो डिफिकल्ट होता है स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में। अब खाद वगैरह है तो उसको, खाद जो कि मिट्टी के अंदर ही हमने बनाया है, तो उसको कैसे स्टोर करे, कैसे ट्रांसपोर्ट कैसे कर दे, स्टोर अगर कर भी ले तो ट्रांसपोर्ट कैसे करे, तो मुश्किल होता है। जबकि फर्टिलाइजर का स्टोर और ट्रांसपोर्ट बहुत ही इजी होता है। अगर हम बात करें मैन्योर्स के अलग अलग फॉर्म्स की, तो किस किस फॉर्म्स में पाया जाता है, तो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। एक तो कंपोस्ट के फॉर्म में, एक वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर के फॉर्म में। जो कंपोस्ट होता है वो एनिमल एक्सक्रेटा यानी जैसे कि काउ डंग हो गया, गाय का गोबर, इससे बनता है। जबकि वर्मी कंपोस्ट जो होते हैं वो अर्थवॉर्म बनाता है। जब हम कोई भी पुराने, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई भी सेब के, केले के, इन सबके सब्जियों के छिलके हैं, उसको हमने मिट्टी में डाल दिया और उसमें हमने अर्थवॉर्म को छोड़ दिया, तो वो कंपोस्टिंग करेगा। उस कंपोस्टिंग को हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी यानी कीड़े, कीड़े द्वारा जो कंपोस्टिंग करी जाती है उसे वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, और उसमें बेसिकली अर्थवॉर्म इन्वॉल्व होता है, इसे फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर कैसे बनता है, ग्रीन प्लांट से बनता है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ही ज्यादा होता है। अब बात करते हैं इरिगेशन की और क्रॉपिंग पैटर्न्स की। जो क्रॉप के कुछ पैटर्न्स होते हैं। इरिगेशन क्या होता है, ये तो सिंपल सा टर्म है, इसके लिए कोई ज्यादा हाई फाई चीज नहीं चाहिए। इरिगेशन यानी प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स। क्रॉप्स को जो हम वाटर सप्लाई करते हैं ना, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। मेथड क्या है, इरिगेशन करने का तरीका क्या है, कैसे सिंचाई करते हैं। एक तरीका तो यह वेल का यूज कर लो, वेल यानी कुआं। अब ये 2 तरह का होता है, डग वेल्स और ट्यूब वेल्स। डग वेल्स यानी जो गड्ढा करके बना हुआ है, और ट्यूब वेल्स वो जो अंडरग्राउंड वाटर से निकालता है पानी को, वो होता है। केनाल्स होता है, केनाल्स से भी हम कर सकते हैं सिंचाई, जिससे लार्ज रिवर जो होती है वहां से पानी को हम डायरेक्ट ले लेते हैं पानी पाइप के थ्रू, तो उसे कहते हैं केनाल्स, वो तरीका केनाल्स है। रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होता है, जब हम रिवर में पंप डाल देते हैं, रिवर में पंप डाल देते हैं, मोटर डाल देते हैं और वहां से वाटर को लेते हैं, इरिगेट करते हैं अपने क्रॉप्स को, तो उसे कहते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। और एक तरीका है कि टैंक में वाटर को स्टोर करके रख लो। अगला तरीका है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो, यानी कि जो बारिश आती है ना, बारिश का पानी है उसको इकट्ठा कर लो और फिर उसको ना बाद में यूज कर लेना क्रॉप्स में। तो इससे ना सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्रॉप पैटर्न्स की। तो क्रॉप पैटर्न्स में 3 तरह का क्रॉपिंग का पैटर्न होता है। एक तरीका तो ये है, देखो एक तरीका मेरे पास ये है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फील्ड है, ये फील्ड है, तो मैंने क्या किया, इस फील्ड में क्रॉप्स जो है ऐसे लगा दिया। कहीं पे मैंने, मेरा मन किया कि कहीं पे मैं वीट लगा दूं, वीट लगा दूं, वीट वीट कहीं भी लगा दूं वीट, और बीच बीच में कहीं भी मैं ग्राम लगा दूं, ग्राम। तो ये जो है, ये जो इसको, इस पैटर्न को मैं बोलूंगा मिक्स्ड पैटर्न। तो ये मिक्स वाला पैटर्न है। जबकि अगर मैं ऐसा करूं कि एक रो में गेहूं रखूं, एक अगले रो में मैं, एक रो में मैं मेज रखूं, फिर एक रो में मैं सोयाबीन रखूं, फिर एक रो में मैं मेज रखूं, ऐसे कर करके मैं अलग अलग रोज में, एक एक रोज में रखूं, तो उसको मैं बोलूंगा इंटरक्रॉपिंग। बट इसको क्या बोलूंगा, इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग। बट अगर हम ऐसा करें कि एक बार अलग तरह की क्रॉप करें, दूसरी बार अलग तरह की क्रॉप, यानी मेरा मन किया कि एक 4-5 महीने के लिए मैंने गेहूं उगा दिया, उसके बाद गेहूं की सारी फसल हटा दी और अगले बार चावल उगाया, फिर चावल हटा दिया, फिर गेहूं उगाया, मतलब अलग अलग क्रॉप की रोटेशन हो रही है, तो उसे हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप टुगेदर सेम प्लेस, एक ही जगह पे उसे उगाया जाता है। जैसे वीट और ग्राम, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। जैसे वीट और ग्राम को अगर मैं एक साथ उगा दूं,
वीट और मस्टर्ड को एक साथ उगा दूं, गेहूं और सरसों को, ग्राउंड नट और सनफ्लावर को एक साथ उगा दूं। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग में दो रोज अलग अलग बनाई जाती है, एक में सोयाबीन होगा एक रो में, एक मेज होगा, या फिर बाजरा और लोबिया दोनों को प्लस करके हम उगाएंगे, तो ये भी इसका एग्जाम्पल होता है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? एक क्रॉप मैंने उगाई वन आफ्टर अनदर। इसका फायदा भी होता है, क्रॉप रोटेशन का फायदा भी होता है, एग्जाम में पूछा गया है। क्रॉप रोटेशन का फायदा यह है कि इससे सॉइल फर्टाइल होती है, जो पेस्ट और वीड वहां पे आते हैं वो कंट्रोल हो पाते हैं, और कुछ क्रॉप्स तो ऐसे होते हैं इसको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है इससे, क्रॉप रोटेशन से। थर्ड पे क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, कि क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है? क्रॉप प्रोटेक्शन की डेफिनेशन है प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पैथोजेंस एंड अदर हार्मिंग फैक्टर। पैथोजेंस वो होता है जो कि डिसीज कॉज करता है क्रॉप्स के अंदर, उसे हम कहते हैं पैथोजन। उससे और कुछ हार्मिंग फैक्टर अदर्स होते हैं उनसे बचाना क्रॉप को, उसे हम कहते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। अब इसके मेथड्स क्या है? मेथड एक हो सकता है कि पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ, जब क्रॉप की ग्रोथ करवा रहे हो तो उस वक्त पेस्ट कंट्रोल कर लो। पेस्ट क्या होता है? जो अनवांटेड चीजें होती है ना उसको हम पेस्ट बोलते हैं। जैसे कि पेस्ट में क्या क्या आता है? एक आता है वीड्स, वीड्स यानी खरपतवार होता है, इसका एग्जांपल होता है जेंथियम, इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और पैथोजेंस, पैथोजेंस यानी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। तो ये सब है ना जो ये पेस्ट कंट्रोल करना चाहिए इसको हमें ग्रोथ के टाइम पे। दूसरा है जब हम अनाज को स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, तब हम कैसे बच सकते हैं, तब हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्रॉप को। तो उस वक्त हमें दो फैक्टर से बेसिकली बचाना है, बायोटिक फैक्टर से और एबायोटिक फैक्टर से। बायोटिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो लिविंग होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट आ गए, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब बायोटिक फैक्टर है। अगर इनसे बचाते हैं तो इस फैक्टर्स को कहते हैं बायोटिक फैक्टर। बट कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं, जैसे विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो उस वक्त उससे बचाना एबायोटिक फैक्टर कहलाता है, वो एबायोटिक फैक्टर के अंदर आता है। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स आपको अच्छे से याद रखना है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हमें ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करना है बस, ऐसा नहीं कि किसी केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। तो लिखा हुआ है नो और वेरी लिटिल, बहुत कम, हल्का, नाम बराबर केमिकल यूज करो, या केमिकल यूज मत करो, या केमिकल मतलब क्या, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को यूज मत करो, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। वे टू प्रोटेक्ट स्टोर्ड ग्रेन्स फॉर फ्यूचर यूज, अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है स्टोरेज ग्रेन्स को, जो ग्रेन मैंने स्टोर कर रखा है, अनाज मैंने स्टोर कर रखा है, अगर मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है फ्यूचर में यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं ना, गर्मी के टाइम पे हमने कुछ उगा लिया और हमें ठंड में भी उसका यूज करना है, तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि हम उसका ठंड में यूज कर सके। क्यों? क्योंकि ठंड में वो चीज उग नहीं सकती, तो इसीलिए हमें उसे पहले से स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तरीका तो ये कि उसे हम ड्राई करके रख दो, एक दूसरा तरीका ये कि मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन है, जिस गोडाउन में उसको रखा है, जिस गोदाम में रखा गया वहां पे हाइजीन मेंटेन करो। तीसरा फ्यूमिगेशन, यानी कि फ्यूमिगेंट का यूज करो। फ्यूमिगेंट एक केमिकल होता है जिससे कि ना ये चीजें ना स्टोर करने के लिए, फ्यूचर यूज के लिए अच्छी हो पाती है। स्टोरेज डिवाइसेस, जो ग्रेन्स है उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का यूज किया जाता है, उसके अंदर आते हैं गनी बैग्स और एयर टाइट बॉक्स। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें हम ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं। अगला आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में ना बेसिकली हम 4 टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन और एपीकल्चर, बी कीपिंग। कैटल फार्मिंग में गाय भैंसों को पालना आता है, डेयरी फार्मिंग यानी दूध के लिए जो चाहिए वो। पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गी पालन वगैरह आता है। फिश प्रोडक्शन में जो मछली का पालन होता है वो आता है। एपीकल्चर में बी कीपिंग यानी कि जो मधुमक्खी पालते हैं, मधुमक्खी पालन, उसे हम एपीकल्चर बोलते हैं। तो इन सबको अब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कैटल फार्मिंग को। तो कैटल फार्मिंग का पर्पस क्या होता है, क्यों हम कैटल फार्मिंग करते हैं? कैटल फार्मिंग यानी गाय भैंसों को पालना, क्यों पाला जाता है? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इसका पर्पस इसलिए होता है ताकि हम मिल्क ले पाए। दूसरा इसका पर्पस हो सकता है प्लफिंग फील्ड में, यानी कि खेत की जो जुताई की जाती है ना उसमें हल चलाने के लिए खेत में काम आएगा ये, इसीलिए इसका यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम पालते हैं। एक तरीका हो सकता है बुल कार्ट में। बुल कार्ट यानी जो आप गाय भैंस आगे लगा लेते हैं, ज्यादातर बैल लगाया जाता है आगे और फिर उसको चलाया जाता है, मतलब गाड़ी के रूप में उसको यूज किया जाता है। 3 पर्पस होगा इसके, एक मिल्क के लिए, प्लफिंग फील्ड के लिए और बुल कार्ट बनाने के लिए। अब ना टाइप्स ऑफ कैटल, 2 टाइप के कैटल होते हैं, एक तो काऊ होता है, बफेलो होता है। काऊ का साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस और बफेलो का साइंटिफिक नेम है बिवेलस। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। देन उसके बाद एक डेफिनेशन आती है कि मिल्च एनिमल्स क्या होते हैं। मिल्च एनिमल्स, मिल्च यानी मिल्क ऐसे समझ लो,
तो ऐसे एनिमल जिसको हम ना मिल्क के लिए पालते हैं, पर्पस क्या होता है, टू गेट मिल्क, इज कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, उसको हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं। जहां तक इसमें फीमेल कैटल्स होती है, ज्यादातर क्या पूरी ही फीमेल कैटल होती है इसमें, क्योंकि फीमेल ही तो मिल्क देती है। देन उसके बाद आता है ड्रॉट एनिमल। ड्रॉट एनिमल क्या होते हैं, उसको हम ना देखो, उससे हम दूध तो निकाल नहीं सकते, उससे हम ना एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज करते हैं, जैसे प्लफिंग फील्ड हो गया, ये सारी चीजें हो गई, उसके लिए हम उसका यूज करते हैं। देन उसके बाद है लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, ये डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ यंग वंस एंड द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। मतलब जब बच्चे का जन्म दिया उसने और जब दोबारा से प्रेग्नेंट हुई और जन्म दिया, इसके बीच में जो गैप है उसको हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। जन्म दिया उसके बाद अगली प्रेगनेंसी, उसके बीच में जो भी पीरियड था जब मिल्क प्रोड्यूस कर रहा था वो, तो उसे हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। ये बात पता होनी चाहिए। केयर ऑफ कैटल, अब कैटल की देखभाल कैसे करें, तो इसका तरीका यह है कि क्लीनलीनेस, यानी कि डेली उसको नहाओ, नहलाओ, बाथिंग करो उस कैटल की, अच्छे से उसको साफ रखो, हाइजीन मेंटेन रखो। फूड, उसको खाना अच्छा खासा दो, फोडर दो और सोरगम वगैरह, ओट्स वगैरह दो, उसको अच्छा अच्छा खाना दो जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सब चीजें। और उसके बाद डिसीज को हमें ध्यान में रखना है। जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं ना, वो इंटरनल यानी अंदर है, तो जब अंदर है तो वो स्टमक और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेंगे, जबकि जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं वो बाहर है, तो वो स्किन को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, नंबर 2 पे पोल्ट्री फार्मिंग। ये क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग एग और मीट के लिए होता है, और एग और मीट दोनों ही प्रोटीन के सोर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं, जैसे ब्रोइलर्स। ब्रोइलर्स मतलब क्या होता है, बर्ड्स ग्राउंड फॉर मीट। कुछ ऐसे बर्ड होते हैं, देखो जब अगर हम बर्ड को पाल रहे हैं तो हमारा दो पर्पस हो सकता है, या तो मीट के लिए पाल रहे हो या एग के लिए पाल रहे हो। अगर हम मीट के लिए पाल रहे हैं उस बर्ड को तो उसको हम ब्रोइलर्स कहते हैं, अगर एग के लिए पाल रहे हैं तो उसे हम लेयर्स कहते हैं। ब्रोइलर्स, बर्ड्स ग्राउंड फॉर मीट, ये 6 से 8 हफ्ते जब जन्म हो जाता है ना किसी बर्ड का, उसके 6 से 8 हफ्ते बाद उसको ना यूज किया जाता है एज अ ब्रोइलर्स। देन उसके बाद लेयर्स, बर्ड्स ग्राउंड फॉर एग, एग के लिए जिस बर्ड को ग्रो करते हैं उसे कहते हैं। और ये 20 वीक बाद होता है, बर्थ के 20 वीक बाद, जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो जाती है, तब वो अंडे देने के लिए तैयार हो जाता है। देन उसके बाद ब्रीडिंग इज डन टू इनहेंस, ब्रीडिंग करी जाती है इनके बीच में, बर्ड्स जो होते हैं ना उनके बीच में ब्रीडिंग करी जाती है। ब्रीडिंग यानी कि रिप्रोडक्शन करा जाता है एक तरह से। तो ब्रीडिंग इज डन टू इनहेंस, क्यों किया जाता है ब्रीडिंग, ताकि बेटर चिक्स मिले, जो चूजे हैं वो बहुत अच्छे खासे मिले, और जो मेंटेनेंस है उसकी लो हो, यानी कि कमी मेंटेनेंस में काम हो जाए। तो आप ब्रोइलर्स, ऐसे ब्रोइलर्स होते हैं जिसपे मोर मीट मिलता है लेस कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा मीट मिल जाता है उससे, डॉर्फ ब्रोइलर से। देन उसके बाद अगला है फिश प्रोडक्शन की। अगर हम बात करें, दो तरह का होता है, फिन या ट्रू फिश प्रोडक्शन और सेल फिश प्रोडक्शन। फिन या ट्रू फिश प्रोडक्शन में क्या होता है, कार्टिलेजिनस और बोनी दोनों तरह की फिशेस उसमें पाली जाती है, उसमें प्रोड्यूस करी जाती है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पॉम्फ्रेट, ट्यूना, कॉड, कटला और रोहू। जबकि सेल फिश का प्रोडक्शन जो होता है उसमें दो ही फिशेस आती है, प्राउन और मोलस्क। देन उसके बाद फिशिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तरीका ये है कि कहीं पे मछली वहां से जाके कैप्चर कर लो, दूसरा तरीका ये है कि किसी नई जगह पे जाके और वहां पे हम मछली को पालना शुरू कर दे, कुछ वहां पे अंडे डाल के मछली के। देन उसके बाद तो उसे हम कहते हैं कल्चरिंग, कल्चर का तरीका कहते हैं, उसे कल्चर करते हैं फिश को, और फिश को कल्चर करना एक्वा कल्चर कहलाता है। कैप्चर में तो आप कैप्चर करके आ जाएंगे जहां फिश है, जबकि एक्वा कल्चर में आप फिश को कल्चर कर रहे हैं। अगर यही एक्वा कल्चर हम ओशन में करें तो उसको मैरी कल्चर बोलेंगे। क्या कहेंगे, मैरी कल्चर। देन उसके बाद है अगला कंपोजिट फिश कल्चर। क्या होता है, इसमें ना हम क्या करते हैं, एक ही जगह पे 5 से 6 वैरायटी ऑफ फिशेस को एक ही साथ ग्रो करते हैं। तो इसमें ना इसका अब आप ये बोलेंगे कि ऐसे तो फूड का कंपटीशन हो जाएगा, एक ही जगह पे एक ही जगह पे फूड है और सबको वही फूड चाहिए तो कंपटीशन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा होता है, कटला जो होता है ना वो अपर पार्ट ऑफ द ओशन में रहता है, जबकि रोहू मिडिल पार्ट में रहता है, और मिर्गाल और कॉमन कार्प जो वो बॉटम में रहता है। तो इनका अलग अलग हिस्सा हो गया जहां पे ये खाना खाएंगे, तो इससे कंपटीशन भी नहीं होता। जबकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर ये अंडे दे दे सारे के सारे एक साथ, तो पता ही नहीं चलेगा किसके अंडे कौन से हैं। इसीलिए तो ये जो है इसका प्रॉब्लम है। जबकि बेनिफिट ये है कि कोई कंपटीशन ऑफ फूड नहीं होगा और एक ही बार में 5 से 6 वैरायटी ऑफ फिशेस हम ग्रो कर सकते हैं। एपीकल्चर यानी बी कीपिंग, यानी मधुमक्खी पालन के बारे में। तो मधुमक्खी पालन क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, मतलब कि प्रैक्टिस यानी करना, किसी चीज को करना,
उसको रखे रहना, उसके केयर करना और उसको मैनेज करना लार्ज स्केल पे, उसको हम कहते हैं बी कीपिंग। किस लिए? हनी और वैक्स के लिए। हमें क्या चाहिए बेसिकली? उससे हनी चाहिए और वैक्स चाहिए। बी से हमें हनी और वैक्स चाहिए, इसलिए हम उसका यूज कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं। अब ये एपियरी क्या होता है? एपियरी सेटिंग अप ऑफ अ नंबर ऑफ बी हाइव्स इन डिजायर्ड प्लेस इन सिस्टमैटिक मैनर दैट अलाउ मैक्सिमम पोलन एंड नेक्टर कलेक्शन। एपियरी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे बी हाइव्स यानी मधुमक्खी के बहुत सारे छत्ते हम अपने डिजायर्ड प्लेस पे, मान लो मेरा किसी एक खेत के पास मेरा बी हाइव रखने का मन कर रहा है, तो वहां पे मैंने रखा, और सिस्टमैटिक मैनर में, यानी किसी ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी वैसे रख दिया, प्लान्ड करके सिस्टमैटिक तरीके से हमने उसको रखा ताकि वहां पे ना मैक्सिमम पोलन और नेक्टर का कलेक्शन हो सके। जैसे कहीं पे मान लीजिए सनफ्लावर है और वहीं पे हम ना अपना बी हाइव लगाएंगे ताकि ना सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर पे बी चले जाए और वहां से नेक्टर कलेक्ट करके, पोलन कलेक्ट करके अपने बी हाइव में लेके आए और हनी बनाए। इस तरह से उसको वहां पे रखा जाएगा। देन उसके बाद कॉमन इंडियन वेराइटीज है जो हमें याद रखनी है, वो है एपिस काराना इंडिका, इंडियन बी है इसका नाम है, ये सब इसके साइंटिफिक नेम है। फिर एपिस डोरसाटा जिसको रोक बी भी बोलते हैं, एपिस फ्लोरा जिसको लिटिल बी हम बोलते हैं। इटालियन वेराइटी जो होती है ना एपिस मेलिफेरा, उसका यूज इंडिया में करा जा रहा है आजकल। क्यों करा जा रहा है उसका यूज? क्योंकि ना उसमें हाई हनी है, ज्यादा हनी कंटेंट है, उस पर शहद बहुत ज्यादा निकलता है और वो ना फास्ट रिप्रोड्यूस करता है। जितनी जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा उतने ज्यादा मधुमक्खी, जितनी ज्यादा मधुमक्खी उतनी ज्यादा मधुमक्खी अपना हनी बनाएगी। देन उसके बाद स्टिंगलेस, वाह ये कमाल की बात है, मतलब ये काटते भी नहीं है। हमारे यहाँ के हनी कैसे होते हैं, अगर उसके पास चले जाओ भाई हनी बी के पास, तो वो जो है हनी बी काट सकता है, उसके अंदर स्टिंग होता है। स्टिंग यानी कि जो छेद करने वाला जो होता है ना, जिससे काटते हैं, वो उसे स्टिंग कहते हैं, स्टिंग होता है। जबकि जो इटालियन वैरायटी है उसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें स्टिंग होता ही नहीं है। भाई काटेगा कैसे, हम तो तेरे को पालेंगे। स्टे इन बी हाइव्स, और बी हाइव में लॉन्ग टाइम के लिए वो रहता है, जितना लंबे टाइम के लिए मधुमक्खी अपने छत्ते में रहेगी उतनी ज्यादा देर तक हनी बनेगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हम इटालियन वैरायटी का इस्तेमाल इंडिया में करने लगे आजकल। देन उसके बाद हनी जो है, वो हनी क्या होता है, डेंस स्वीट लिक्विड होता है। डेंस यानी बहुत ही गाढ़ा मीठा लिक्विड होता है, और इसका यूज करते हैं मेडिसिन में और शुगर के रूप में भी यूज करते हैं, और एनर्जी सोर्स के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। देन उसके बाद है पास्चुरेज। क्या होता है पास्चुरेज? अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स टू द बी फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। जब हम किसी फ्लावर्स को उसके पास, मधुमक्खी के छत्ते के पास रखते हैं, तो उसे कहते हैं पास्चुरेज, और पोलन कलेक्शन और नेक्टर कलेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। देन उसके बाद हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि आलमंड हनी ऑफ कश्मीर है ना, जो कश्मीर का जो आलमंड हनी है, आलमंड के पेड़ से, उसके बाद आलमंड के जो पौधे होते हैं उससे जो हनी बनता है, कश्मीर में बनता है, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, वेरी टेस्टी, यम्मी, एकदम मस्त होता है। PYQ 2024 में सवाल आया है, एसएससी रीजन का सवाल है, रोटेटिंग अ क्रॉप इन अ फील्ड इज क्रॉप रोटेशन। हाँ सही बात है, अगर एक क्रॉप को हम रोटेट करें इन द सेंस की अगर हर बार दूसरा क्रॉप लगाए एक के बाद एक, तो उसे हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, एकदम सही है। अब लिखा है दिस प्रिवेंट द डैमेज ऑफ पेस्ट, नहीं डैमेज ऑफ पेस्ट से थोड़ी ना बचाता है, ये तो हमें सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, डैमेज ऑफ पेस्ट से इससे थोड़ी ना बचते हैं, तो ये गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। देन उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग का बेनिफिट्स इसमें पूछा है कि जब हम डेयरी फार्मिंग करते हैं, कैटल फार्मिंग, तो उसका बेनिफिट्स क्या है, तो हम लिख देंगे पहला बेनिफिट तो यह है कि मिल्क मिलता है उसे हमें, दूसरा प्लफिंग द फील्ड, मतलब जो इसका पर्पस था ना वही इसका बेनिफिट भी हो जाएगा, तो 2 पूछे हैं तो इसलिए हमने 2 लिख दिया। देन उसके बाद पूछा है तीसरा सवाल, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज लॉसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। स्टोरेज लॉसेस के लिए, जब स्टोरेज में कोई चीज रखी जाती है तो लॉस हो जाता है उसका, तो इसमें क्या क्या चीजें होती है। अनाज के भंडारण, जब हम किसी भी चीज को, किसी भी अनाज को स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ लॉसेस होते हैं, तो उस लॉसेस का क्या कारण है, फैक्टर्स क्या है उसका, तो 3 फैक्टर लिखने हैं यहाँ पे हमें। तो पहला फैक्टर हो सकता है, इसमें अगर हम 2 भी लिख दे और उसको एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा रहेगा। तो पहला फैक्टर होता है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया और फंजाई हो गया, ये सारे जो भी फैक्टर्स है ना, जितने भी ये फैक्टर्स है, इन सबको हमें एक्सप्लेन कर देना, ये बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। देन उसके बाद एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो भी इसमें होता है। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स है, अब ये भी हमने देखा है। नॉन लिविंग फैक्टर जैसे कि विंड और हार्श टेम्परेचर। हार्श टेम्परेचर का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जो कि सहा नहीं जा सकता क्रॉप से,
इसको हमें इन दोनों को एक्सप्लेन कर देना है। 1.5 नंबर का ये एक्सप्लेन करना है और 1.5 नंबर का ये, तो ये 3 नंबर का हो जाएगा। 23 का क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट के ग्रोथ के लिए कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट करना है, क्योंकि अभी भी मैंने पढ़ाया है, थोड़ी देर पहले इसका मैंने पढ़ाया, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। दूसरा सवाल है ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन सेम लैंड। जब एक ही लैंड पे हम 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को उगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग। नहीं, इंटरक्रॉपिंग तो उसे कहते हैं जब 2 रोज उगाते हैं एक साथ। क्रॉप रोटेशन नहीं, एक के बाद एक उगाते हैं, उसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। मिक्स क्रॉपिंग, हाँ मिक्स क्रॉपिंग इसका एग्जांपल है। इंटरक्रॉपिंग नहीं, इंटरक्रॉपिंग तो ऐसा हमने कोई पढ़ा ही नहीं है। इंट्रा, सॉरी यहाँ पे इंट्रा था, इंट्राक्रॉपिंग इसका आंसर नहीं है, तो आंसर है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तीसरा सवाल है बैलेंस डाइट इज गिवन टू मिल्क एनिमल्स। मिल्क एनिमल्स को बैलेंस डाइट देते हैं, सही बात है। बैलेंस डाइट इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन मिल्क एनिमल, हाँ ये भी सही है। और क्या ये इसका रीजन है, तो हाँ ये इसका रीजन है। तो इसका रीजन भी है ये कि बैलेंस डाइट क्यों दिया जाता है, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सके। चौथा सवाल है, देखिए ये जो सवाल नंबर 1 है, ये सवाल दोबारा से रिपीट हुआ है, अभी 2024 में सवाल आ रखा है। व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। तो अभी भी बताया था मैंने, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर्स, वही इसमें लिख के आ जाना है दोबारा से। तो यही आंसर है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम याद कर ले अच्छी तरह से। तो इस क्वेश्चन को याद कर लो, पीछे जा करके इसका आंसर याद कर लो। देन उसके बाद हाउ आर क्रॉप सेलेक्टेड फॉर क्रॉप रोटेशन, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि क्रॉप रोटेशन के लिए क्रॉप्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कल डाउट क्लास में लाइव आ सकते हैं 8 बजे, वहां पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं जो कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।